ठीक है, इतनी यहाँ तक आप लोगों ने चीज़ें समझ ली। अब ये समझना है कि शेयर्स क्या होते हैं। एक कंपनी जो खड़ी की गई है वो पब्लिक से कितना रुपया वसूल कर सकती है? 100 करोड़, 1000 करोड़, 1 लाख करोड़, कितना करोड़ वसूल करती है? उसकी कोई लिमिट है या जितना चाहे वसूल कर ले? असल में जब ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट और मेमोरेंडम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लेकर जब आप हुकूमत के पास जाते हैं तो हुकूमत सारी चीज़ें देखती है। जैसे मिसाल के तौर पर हमने बताया कि हमें स्टील का कारोबार करना है, उसके लिए इतनी फैक्ट्री चाहिए, इतनी बिल्डिंग्स चाहिए, इतना लिक्विड चाहिए, फलां चाहिए। तो उन सारी चीज़ों को देखकर हमने ये कहा कि हमें 1000 करोड़ रुपए की इजाज़त दे दीजिए। लेकिन फिर वो जायज़ा लेते हैं कि भाई इतने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, और उन्होंने मिसाल के तौर पर हमें 100 करोड़ रुपए की इजाज़त दे दी कि 100 करोड़ रुपए हम पब्लिक से वसूल कर सकते हैं। इसको बोलते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। ये हो जाएगा आपका ऑथोराइज्ड कैपिटल। कितना हो गया? 100 करोड़ रुपए। ठीक। अच्छा, अब जो स्पॉन्सर्स हैं, जो फाउंडर्स हैं, वो कुछ अपने लिए भी रखते हैं। क्यों? इसलिए कि जिसके जितने ज़्यादा शेयर्स होंगे कंपनी के अंदर, डिसीजन मेकिंग की पावर भी उसके पास होगी। अब सपोज़ कीजिए उन्होंने अपने लिए 20 करोड़ रुपए के कैपिटल अपने लिए रख लिए, यानी 20 करोड़ रुपए के शेयर्स अपने लिए रख लिए और उसका कैपिटल वो लगा देंगे। अब कितने रह गए? 80 करोड़ रुपए रह गए। 80 करोड़ में से 60 करोड़ रुपए के ये शेयर्स इशू कर देते हैं और उससे कैपिटल लेते हैं, और 20 करोड़ रुपए के शेयर्स को ये रिज़र्व करके रखते हैं ताकि कभी कंपनी के अंदर उतार चढ़ाव आए, कभी ज़रूरत पेश आए तो इसको जारी करके पैसे वसूल कर लिए जाएंगे। तो 100 करोड़ रुपए आपके, नेक्स्ट लाइएगा, 100 करोड़ रुपए आपके हो जाएंगे ऑथोराइज्ड कैपिटल, यानी वो कुल अमाउंट जिसकी इजाज़त मिली है कि उतना रुपया वो वसूल किया जा सकता है। ठीक। और स्पॉन्सर्स कैपिटल वो हो जाएगा जो स्पॉन्सर्स हैं, जो फाउंडर्स हैं, जो वो पैसा लगाते हैं, जो कैपिटल लगाते हैं और उस पर शेयर्स लेते हैं। इशूड कैपिटल यानी वो जो 60 करोड़ रुपए के शेयर्स जारी करके जो कैपिटल वसूल किया जाएगा, ये हो जाएगा आपका इशूड कैपिटल। और उन कैपिटल के जो पैसे अदा कर दिए जाएंगे वो आपका कहलाएगा पेड अप कैपिटल। और जो 20 करोड़ रुपए रिजर्व कर लिए गए हैं वो है आपका रिजर्व कैपिटल। अच्छा, ये एक चीज़ और भी है, इसको भी शॉर्ट में समझ लें। अब जैसे मिसाल के तौर पर कोई कंपनी स्टार्ट हुई है तो कंपनी वालों को ये अंदेशा रहता है कि मिसाल के तौर पर जो उन्होंने शेयर्स इशू किए हैं उनको सब्सक्राइब ना किया जाए, उनके लेने वाले कम पड़ जाएं, तो फिर तो दिक्कत रहेगी। तो वो बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एक तरीके की ज़मानत लेती हैं कि अगर शेयर होल्डर यानी शेयर्स के ख़रीदने वाले मेरे ना रहें तो फिर वो मेरे शेयर्स ख़रीदेंगी या बिकवाएंगी, कोई इंतज़ाम करेंगी। और वो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रहते हैं, बैंक रहते हैं, वो उसकी एक फ़ीस वसूल करते हैं। तो इसको बोलते हैं अंडर राइटिंग। कंपनी ने, अब ये चीज़ समझना है, अब हम लोग आ गए शेयर्स के पास। कंपनी ने शेयर्स इशू कर दिए। ठीक। जब शेयर्स इशू कर दिए, एक आदमी ने, किसी ने भी उसको ख़रीदा। अब उसके ख़रीदने पर कंपनी जो सर्टिफिकेट उसको देती है वो है आपका शेयर्स। यानी शेयर्स क्या चीज़ है? शेयर्स जो है शेयर होल्डर की कंपनी के अंदर जो ऑनरशिप है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। शेयर जो है कंपनी के अंदर शेयर होल्डर की जो ऑनरशिप है उस ऑनरशिप को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, हिस्सेदारी को। जी, ये अच्छा, ये तो आप लोगों ने समझ लिया कि शेयर्स क्या होता है। अब शेयर्स की मुझे ज़कात निकालना है। शेयर्स की मुझे ज़कात निकाल, इस वक्त आप लोग ज़रा देखिएगा कि रिलायंस के शेयर की फेस वैल्यू क्या थी। देखिए ज़रा, शायद 10 रुपये थी जब उन्होंने इशू किया था। नहीं, फेस वैल्यू का मतलब ही यही होता है कि कंपनी जब वजूद में आई और उसने अपना शेयर जो है जारी किया तो उस वक्त उस शेयर के ऊपर क्या पैसे लिखे गए, कितने रुपए का उसको जारी किया गया, तो ये तो कहलाता है आपका फेस वैल्यू। ठीक है।
और बुक वैल्यू क्या होता है? 10 रुपये, ठीक है। और उसकी बुक वैल्यू भी देखिए और मार्केट वैल्यू भी देखिए। मार्केट वैल्यू कितनी है? बुक वैल्यू है 605 रुपये और मार्केट वैल्यू अच्छा ये समझ लेते हैं। हाँ, कंपनी ने जब शेयर्स जारी किए, शेयर्स जारी करने के वक्त शेयर की जो कीमत रखी जाती है वो कहलाती है आपकी फेस वैल्यू, ठीक है। और मार्केट वैल्यू क्या है? मार्केट वैल्यू ये है कि डिमांड और सप्लाई को सामने रखते हुए, ये फ्यूचर में उतार चढ़ाव को पेश नज़र रखते हुए इस वक्त मार्केट में वो कितने रुपए का बिकेगा, ये तो हो जाएगी आपकी मार्केट वैल्यू। और बुक वैल्यू जो तय की जाती है वो बैलेंस शीट, यानी कंपनी जो अपना हिसाब किताब करती है, चाहे वो साल में एक बार करती हो या आधे साल में एक बार करती हो, उस हिसाब किताब को सामने रखते हुए शेयर्स की जो कीमत बनती है उसको बोलते हैं बुक वैल्यू। अब आप मुझे बताइए कि मैंने मिसाल के तौर पर आज से कई साल पहले रिलायंस का शेयर ख़रीदा, ठीक है, 10 रुपये का एक, और हमने ख़रीदे 10 और ज़कात अदा करना है। मैंने आपसे पूछा कि यार हमने आज से इतने साल पहले रिलायंस का शेयर ख़रीदे थे 100 रुपये, हमें उसकी ज़कात अदा करना है, तो कितने रुपए अदा करेंगे? यानी ऐसा नहीं कि आप ये बता दें कि 100 रुपये के आपने ख़रीदे थे, 100 रुपये के 10 रुपये के आपने 10 ख़रीदे, 100 रुपये, तो आप 2.5 रुपये निकाल दो। नहीं, जो मार्केट वैल्यू है उसकी, उस मार्केट वैल्यू को सामने रखते हुए ज़कात निकाली जाएगी। ये मसला ज़कात में याद रखना है। नहीं, उस वक्त उसकी जो मार्केट वैल्यू है, हाँ हाँ हाँ, जी जी जी, तो उस वक्त जो मार्केट वैल्यू चल रही होगी उसको सामने रखते हुए ज़कात निकाली जाएगी। अब ये डिविडेंड समझना है। कंपनी जो कारोबार कर रही है, ठीक, कारोबार करने पर उसको जो प्रॉफिट मिला है, जो सारा का सारा है, उसको बोलेंगे प्रॉफिट, ठीक। उस प्रॉफिट में वो ऐसा नहीं करती कि जितना भी प्रॉफिट हुआ है सब लेकर जो शेयर होल्डर्स हैं उनके दरमियान तकसीम कर दे, बल्कि वो ये करती है कि उसमें से एक हिस्सा वो रिज़र्व करके रखती है, कभी उतार चढ़ाव और कुछ मुश्किलात पेश आए कंपनी को तो उससे भरपाई की जा सके। अच्छा, इसमें भी हुकूमत जो है वो मुतय्यन करती है कि आप इतना ही रिज़र्व कर सकते हैं, वरना कंपनी के फाउंडर ये चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम रिज़र्व कर लें। एक मुतय्यन लिमिट रहती है कि आप इतना रिज़र्व कर सकते हैं, और उसके बाद जो कुछ बचता है वो जो शेयर होल्डर्स हैं उनके दरमियान तकसीम कर दिया जाता है। ये कहलाता है आपका डिविडेंड। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? तो अच्छा, अब कंपनी जारी हो गई।